कन्या भारत के कर्नाटक प्रांत में एक गांव। इसके अधिकांश नागरिक निम्न जाति के हैं और कृषि भूमि के जमींदारों के लिए प्रतिदिन नारियल और सुपारी किसानों के रूप में काम करते हैं। इसी गांव में मोहन कुमार का जन्म एक गरीब निम्न जाति के किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे विनम्र और शांत स्वभाव के थे। अपने गांव के बच्चों के विपरीत मोहन और उनके 3 भाई बहनों को पढ़ना और स्कूल जाना पसंद था। मोहन के लिए सबसे कठिन समय जब 14 साल की उम्र में उनके पिता ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें छोड़ दिया। तब से मोहन अपनी मां के और करीब आ गया है। मोहन के लिए उसकी मां ही सब कुछ है। मानक 12वीं पास। मोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और नवंबर 84 में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने सिराई लोअर सेकेंडरी स्कूल और कई अन्य स्कूलों में एक अनुबंध शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। मोहन की मैरी नाम की एक ईसाई महिला से पहली शादी तलाक में समाप्त हो गई। क्योंकि हिंदू मोहन ने अपनी पत्नी का पालन करने के लिए धर्मांतरण से इनकार कर दिया। 1992 में मोहन कुमार ने मंजुला नाम की लड़की के साथ एक अरेंज मैरिज के जरिए दोबारा शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मोहन के लिए एक पत्नी का होना काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने श्रीदेवी से दोबारा शादी की और उस महिला से उनके 2 बच्चे हुए। 2003 के बाद से कुमार व्यस्त हो रहे हैं। उन्होंने अपनी 2 पत्नियों से कहा कि वो शायद ही कभी घर आते हैं क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सिखाना पड़ता है। उनकी पत्नियों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनका मानना कि मोहन एक सीधा जिम्मेदार व्यक्ति है। कृपया अपने परिवार को कभी न छोड़ें। वो हमेशा उन्हें नियमित जीवनयापन प्रदान करता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा और प्यार से पेश आता है। कम से कम सतह पर तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन इन सब के पीछे कुमार क्या कर रहे हैं यह कोई नहीं जानता। अनीता मुलिया का दिल खिल रहा है। कुछ समय हो गया है जब लड़की सुधाकर कुलाल नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी, जिससे वो बस स्टेशन पर मिली थी। 22 साल की उम्र में बनौल में रहने वाली अनीता को चिंता होने लगी थी कि कोई आदमी उसे प्रपोज नहीं करेगा उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए। हर दिन महिला एक रोलिंग पिन के रूप में काम करती है, जो तंबाकू के पत्तों से बनी एक पारंपरिक सिगरेट है। उसका परिवार साधारण और नीच जाति का है। अनीता जानती है कि उसके परिवार पर भारी बोझ है। एक बार उसके जैसी बेटी होने पर अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसके परिवार को उस आदमी को दहेज देना पड़ता है। उसके परिवार के पास इतना सब करने के पैसे कहां से आए, क्योंकि तभी उसकी गर्लफ्रेंड सुधाकर कुलाल ने कहा, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, आई लव यू। अनीता, तुम्हारे परिवार को एक पैसा नहीं देना है। रईस अनीता के लिए कितनी खुश है। सुधाकर अविवाहित है, स्थिर नौकरी करता है और बिना किसी दहेज की अपेक्षा के अनीता से सच्चा प्यार करता है। चाहता है कि उनकी शादी एक साधारण तरीके से हो, जैसे कि मंदिर में और हसन शहर में अधिकारियों के सामने। सुधाकर के अनुसार नवविवाहितों के रूप में उनके भावी जीवन के लिए शादी की पार्टी की लागत बचाई जानी चाहिए। बेशक अनीता मुलिया को कोई आपत्ति नहीं है। अपने परिवार से अनजान अनीता और उसका भावी पति शादी करने के लिए हसन शहर के लिए रवाना हो गए। सुधाकर कुलाल ने उसे अपनी बेहतरीन साड़ी और पैसे और आभूषण और पिडी रोलर के रूप में काम करते हुए जमा की गई सारी बचत लाने के लिए कहा। जब वे हसन शहर पहुंचे तो वे दोनों वहां के बस अड्डे से कुछ ही दूरी पर एक सस्ते मोटल में रुके। उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता था। अगले दिन दोनों शादी के आशीर्वाद समारोह से गुजरने के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। बस मोटल के कमरे में गहने और पैसे छोड़ दो, सुधाकर कुलाल अपनी होने वाली पत्नी से कहते हैं। अनीता अनुपालन करती है क्योंकि वो मंदिर की ओर चलती है। बस स्टेशन के पास अचानक सुधाकर ने उसे कुछ दिया। यह एक गोली है, इसे खाओ ताकि तुम मत करो समय से पहले गर्भवती हो जाना।
तो उन्होंने बताया कि अनीता सुधाकर ने सुझाव दिया कि अनीता स्टेशन के सार्वजनिक शौचालय में गोली निगल लें, क्योंकि उनके अनुसार गोली निगलने के बाद महिलाओं को पेशाब करने का मन करेगा। कई बार अनीता अपने प्यारे भावी पति की सलाह मानने के लिए लौटी और उसके बाद अनीता फिर सार्वजनिक शौचालय से बाहर नहीं आई। बनौल को एक गर्म क्षेत्र माना जाता है और धार्मिक संघर्षों के लिए प्रवण होता है। हिंदू, ईसाई और मुसलमान हैं। आपसी संदेह और पारस्परिक रूप से यह मानते हैं कि धार्मिक शिक्षाएं सबसे सही हैं, इसलिए वे अन्य धर्मों के अनुयायियों से लड़ने का हकदार महसूस करते हैं। यह सरकार और अधिकारियों द्वारा बढ़ा दिया गया है, जिनके पास उस धर्म के अनुयायी सद्भाव में रह सकते हैं, विनियमित करने का अधिकार और शक्ति नहीं है। सेरोंग में धार्मिक समुदायों के बीच आपस में लड़ते हुए एक पूजा घर। यहाँ तक पुलिस भी कांप उठी जब उन्हें बनौल के आसपास के एक क्षेत्र में नियुक्त किया गया, जो 17 जून 2009 को कुख्यात है। बीड़ी सिगरेट बनाने वाली 22 वर्षीय महिला अनीता मुलिया के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली। 2 दिन तक उसके परिवार और पड़ोसियों ने अनीता की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लव जिहाद या लव जिहाद के अस्तित्व के बारे में कहानियां फैलने लगीं। अनीता मुलिया, जो एक हिंदू है, को कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया ताकि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा सके। यह सुनकर हिंदू भड़क गए और उन्होंने थाने के सामने प्रदर्शन कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की, क्योंकि स्थिति गर्म हो रही थी और यह डर था कि यह एक दंगा में बदल जाएगा। पुलिस ने तुरंत इंस्पेक्टर नानजुंगडी गोडा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। विशेष टीम अनीता मुलिया की तलाश कर रही थी, लेकिन फिर भी महिला नहीं मिली। इस बीच हसन शहर के बस अड्डे पर एक सार्वजनिक शौचालय में एक महिला का शव मिला। बेचारी महिला को किसी ने नहीं पहचाना। जब एक शव परीक्षण किया गया तो उसके शरीर में साइनाइड पाया गया। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि महिला ने हसन सिटी बस स्टेशन पर एक सार्वजनिक शौचालय में आत्महत्या कर ली थी। यह खबर इंस्पेक्टर के कानों तक पहुंची और संदिग्ध इंस्पेक्टर को चिढ़ाते हुए तुरंत अनीता के परिवार से खोज की पहचान करने को कहा। और सच है, वो महिला है अनीता मुलिया। उसका परिवार इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए चौंक गया था। उन्होंने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि अनीता की मृत्यु साइनाइड के सेवन से आत्महत्या से हुई थी। इंस्पेक्टर अपने दोस्तों के साथ सभी को चिढ़ाता है और सूचित करता है कि अनीता और एक लड़का बस स्टेशन के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं। जब पुलिस ने होटल अधिकारी से पूछताछ की तो उसने पुष्टि की कि अनीता मुलिया की विशेषताओं वाली एक महिला एक पुरुष के साथ रह रही थी। दोनों पति पत्नी होने का दावा कर रहे थे। होटल के अतिथि रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम था, लेकिन पुलिस का मानना कि यह एक काल्पनिक नाम था। सौभाग्य से इंस्पेक्टर दांते को जांच के उद्देश्य से सबसे मूल्यवान वस्तु मिली, अर्थात अनीता का सेल फोन। उन्होंने सेल फोन पर इनकमिंग और आउटगोइंग नंबरों की सूची भी चेक की। टीम ने अनीता के फैमिली लैंडलाइन पर इनकमिंग और आउटगोइंग नंबर भी चेक किए। जांच के परिणामों से पता चला कि एक सेल फोन नंबर था जिसके साथ अनीता अक्सर संवाद करती थी। नंबर मदिकेरी इलाके में स्थित है। श्रीधर नाम के मालिक। पुलिस ने श्रीधर के आवास का दौरा किया। श्रीधर ने कहा कि नंबर का इस्तेमाल उनकी बहन कावेरी ने किया था, जो 17 मार्च 2009 से लापता थी। इस जानकारी ने पुलिस को हैरान कर दिया। ऐसा लगता है कि अब कोई नया शिकार हो गया है। पुलिस के मोबाइल फोन की जांच करने पर उन्हें 2 अन्य महिलाओं के नाम वेनुता और पुष्पा मिले। दोनों के परिजनों ने भी लापता होने की सूचना दी थी। इंस्पेक्टर गोडा और उनकी टीम को उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतना लंबा और पेचीदा होगा। आखिर क्या है इन महिलाओं के गायब होने के पीछे?
जबकि इंस्पेक्टर ने फिर अन्य थानों से संपर्क किया और गुमशुदा महिलाओं की सूची मांगी। इंस्पेक्टर ने पीड़ित की फाइल की टाइमलाइन और उनके गायब होने की तारीख को संकलित करना शुरू किया। गोदा इंस्पेक्टर ने IMEI नंबर या अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान की भी जांच की, जिसमें प्रत्येक सेल फोन के लिए एक अद्वितीय 15 अंकों की संख्या होती है। पुलिस ने पाया कि एक सेल फोन था जो अक्सर लापता महिलाओं के सेल फोन के सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। ट्रैकिंग परिणामों से पता चलता है कि सेल फोन मंगलुरु के बाहरी इलाके लंकट क्षेत्र में है। जब पुलिस सेल फोन के मालिक के पास आई तो उसने कहा कि उसने अपने भतीजे को सेल फोन दिया था। उसके भतीजे का नाम भीख कुमार था, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। पुलिस को सुमित्रा से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, एक सीमस्ट्रेस जो कृपया कुमार को जानती है। वो मोहन को बस स्टेशन पर एक युवती के साथ देखती है, जिसकी विशेषताएं अनीता मुलिया के समान हैं। सुमित्रा के मुताबिक कृपया उनसे भी 2005 में संपर्क किया और खुद को गार्डनिंग सुपरवाइजर होने का दावा किया और उससे शादी करने की पेशकश की, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें वो व्यक्ति मिल गया है जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। उन्होंने मोहन कुमार को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। पुलिस ने सुमित्रा को मोहन कुमार को फोन करने के लिए कहा और 21 अक्टूबर 2009 को बस स्टेशन पर उससे मिलने का नाटक किया। जब मोहन स्टेशन पर आता है, पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मोहन की एक पत्नी श्रीदेवी के घर की भी जांच की तो वहां भारी मात्रा में साइनाइड पाउडर मिला। इसके अलावा नकली सरकारी एजेंसी के टिकट और कई गहनों के लिए गिरवी रखने के सबूत भी मिले। इंस्पेक्टर ने मोहन कुमार से बिना रुके पूछताछ की और आदमी के मुंह से एक भीषण कबूलनामा निकल गया। यह पता चला कि उसने 2004 से 2009 तक अपने जघन्य कृत्यों को अंजाम दिया। जितनी देर उसने कुमार से अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास रखने की भीख मांगी, क्योंकि वो कभी पकड़ा नहीं गया। कुल 20 पीड़ित हैं, लेकिन पुलिस को संदेह है कि 32 पीड़ित हैं। मोहन कुमार सीरियल किलर के रूप में स्थापित है। इसकी शिकार गरीब और निम्न जाति के परिवारों की 20 से 30 वर्ष की अविवाहित महिलाएं हैं जो शादी करने के लिए बेताब हैं। मोहन विभिन्न नकली नामों का उपयोग करते हुए एक नायक की तरह दिखता है जो लड़कियों को प्यार से बहकाता है और बिना दहेज के उनसे शादी करने का वादा करता है। वो महिलाओं को महिला के परिवार की जानकारी के बिना दूसरे शहर में शादी करने के लिए कहता था। जब वे उस शहर में आते तो वे मंदिर जाने से पहले एक मोटल में रुकते थे। मोहन महिला को साइनाइड से भरी गोली निगलने के लिए कहेगा, यह उसका अंतिम हथियार है। साइनाइड की गोलियां। एक बार महिला की मृत्यु हो जाने पर कृपया महिला के गहने और पैसे लूटने और बस में भागने का विचार रखें। इसलिए मोहन बस स्टेशन से अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए दूर नहीं जाना चाहता ताकि वो जल्दी से बस से दूसरे शहर में भाग सके। मोहन के अनुसार महिलाओं को मारने का उसका मकसद उनके गहने और पैसे लेना था। वो लूट जिससे वो अपने जीवन और अपनी 2 पत्नियों और बच्चों को प्यार करता था। फिर मोहन को अपनी कार्रवाई करने के लिए साइनाइड कहां से मिला? ये आसान हो गया। उसने एक सुनार होने का दावा किया और इसे एक साथी सुनार से प्राप्त किया जो हमेशा सोने के प्रसंस्करण में साइनाइड का उपयोग करता है। 5 साल तक मोहन के अपराध का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि मोहन ने अपने शिकार को दूसरे शहर में मार डाला, न कि उस इलाके में जहां पीड़ित रहता था। इसके अलावा पुलिस यह निष्कर्ष निकालने में भी जल्दबाजी कर रही है कि अब तक इन पीड़ितों को साइनाइड का सेवन करके आत्महत्या माना जाता है। लेकिन अनीता के लापता होने और अंतर धार्मिक दंगों के खतरे के साथ पुलिस को मामले की और गंभीरता से जांच करने के लिए कहा ताकि आखिरकार इंस्पेक्टर टैडी 5 साल से चल रहे अपराध को सुलझाने में सफल हो सके। इस तथ्य को सुनकर कि कुमार एक सीरियल किलर है,
उसके विस्तारित परिवार को उसकी पत्नी और बच्चों दोनों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन एक अच्छा पति और पिता है। वो कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों को चोट नहीं पहुंचाता है। वो अपने परिवार से प्यार करता है, खासकर अपनी माँ से, जो उसके पिता की उपस्थिति के बिना उसकी परवरिश कर रही है। इतने अच्छे इंसान के पास इतनी आत्माओं को खोने का दिल क्यों होगा? लेकिन असल में मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। यह साबित हो गया था कि उनकी 2 पत्नियों को यह नहीं पता था कि उनका समर्थन किया गया था। प्रत्येक ने सोचा कि वे मोहन की एकमात्र पत्नी हैं और इतना ही नहीं, मोहन का झूठ। 2003 से यह पता चला है कि उन्हें अपनी नौकरी से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था, एक शिक्षक के रूप में। इसका कारण यह था कि वो अक्सर शिक्षण से अनुपस्थित रहता था और धोखाधड़ी वाले बैंक ऋण मामलों और दस्तावेजों के जालसाजी में शामिल होता था। 2003 में मोहन को उसके प्रस्ताव को ठुकराने के लिए एक महिला को नदी में धकेलने के लिए भी पुलिस को सूचित किया गया था। अदालत में एक आत्मविश्वासी और अभिमानी मोहन कुमार वकील की मदद के बिना अपना बचाव करने पर जोर देता है। मुकदमे में उन्होंने पुलिस और गवाहों से पूछताछ की, नोट्स लिए और कानून की किताबें खोली ताकि उन खामियों को खोजा जा सके जिनमें उनकी सजा को कम किया जा सके। जेल में भी उन्होंने कानून की किताबों का अध्ययन बंद नहीं किया। अभियोजक ने स्वीकार किया कि मोहन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके परिवार के लिए ऐसा लगता था कि मोहन को भी मृत माना जाता था। उनकी 2 पत्नियों और बच्चों ने फिर कभी जेल में उनसे मुलाकात नहीं की। उनके विस्तारित परिवार ने उनकी सभी तस्वीरें जला दी थीं। वे अपने सभी अपराधों के लिए मोहन कुमार को उनकी स्मृति से हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। मोहन कुमार पूर्व शिक्षक से सीरियल किलर बने मौत की सजा सुनाई गई है। बस इतनी सी है मेरी कहानी। फिर मिलते हैं।